हेलो प्यारे बच्चों आज का टॉपिक है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम हमारा कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नियम होते हैं किरचॉफ के नियम। यदि किसी भी परिपथ में आप धारा का मान ज्ञात करना चाह रहे हो, वोल्टेज का मान ज्ञात करना चाह रहे हो किसी अवयव के सिरों पर, अथवा परिपथ में कोई प्रतिरोध है उसका मान ज्ञात करना चाह रहे हो, परिपथ में कोई कैपेसिटर है उसका मान ज्ञात करना चाह रहे हो, तो इन सब के लिए किरचॉफ के नियम हमारे बहुत अधिक लाभदायक होते हैं। तो आज किरचॉफ के नियम को डिटेल में समझेंगे। तो किरचॉफ का नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा। किरचॉफ का नियम हमारा होता है, किरचॉफ ने सामान्यतः दो नियम प्रस्तुत करे थे जिसे किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम कहते हैं। ध्यान रखना, इस बात का आपने रखना है कि किरचॉफ का नियम कोई नया नियम नहीं है। यह ओम के नियम को ही हम कह सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म है। ओम के नियम को ही आप कह सकते हो विस्तार करके किरचॉफ ने समझा है। तो किरचॉफ का नियम किसके नियमों पर आधारित है? इंपॉर्टेंट बात, यह ओम के नियम पर आधारित है। ओम के नियम पर आधारित है। पहली बात तो ये क्लियर होगी आपको। अब किरचॉफ ने हमने कहा दो नियम दिए थे। पहला नियम उसका कहलाता है संधि नियम या जंक्शन लॉ, और दूसरा नियम उसको जो होता है उसे कहते हैं बंद पाश का नियम यानी कि क्लोज्ड लूप लॉ। तो दोनों नियमों को समझेंगे। इसका पहला नियम ये होता है जिसे संधि नियम कहा जाता है। इसके अनुसार किसी संधि पर पहुंचने वाली संपूर्ण धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब एक एक वर्ड को समझिएगा। सबसे पहला आता है किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर। तो संधि क्या चीज हुई इसको समझिए। हमने एक संधि बना ली। संधि का मतलब हो गया एक ऐसा पॉइंट जिस पर कुछ वैद्युत परिपथ हैं, तो बहुत सारे तार आकर के मान लेने मिल रहे हैं, इस प्रकार से मिल रहे हैं। इसमें कुछ धाराएं इस संधि यानी कि जंक्शन की तरफ आ रही होंगी और कुछ धाराएं इससे दूर जा रही होंगी। तो जो जंक्शन की तरफ जो धाराएं आ रही हैं उनके नाम मान लेते हैं, ये है I1, इसका नाम मान लेते हैं I2 और इसका नाम मान लेते हैं I3 है, ये मान लिया। और जो इस संधि से, ये क्या चीज है ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट ये क्या कहलाता है, ये होती है संधि। इसी संधि की बात कर रहा है। और संधि की तरफ जो धाराएं आ रही है वो तो हमने लिख ली। इसी प्रकार संधि से जो दूर जाने वाली धाराएं हैं उसको हम लिख लेते हैं, ये I1 I2 I3 है, और मान लेते हैं ये है I4 धारा, ऐसे लिख लिया हमने। तो नियम क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर, संधि यानी कि ये वाला बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य मतलब होता है कि सभी धाराओं का कुल योग 0 के बराबर होगा, अर्थात संधि पर कोई भी धारा संचित नहीं होगी। यह बात भी कहता है। अब समझिएगा इस बात को। यह कहता है समेशन I बराबर 0 है। समेशन I बराबर क्या है, 0। अब जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता है वहां दिशाओं की बात जरूर आती है। यदि इस संधि की तरफ आने वाली धाराओं को हम धन से प्रदर्शित करें तो संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हम ऋण से प्रदर्शित करेंगे। तो हमने क्या कहा, यहां पर ध्यान रखना है, हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे संधि की तरफ आने वाली धाराएं, संधि की ओर आने वाली धारा, और सेकंड हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे संधि से दूर जाने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा। दोनों बातें समझ में आ गई आपको। अब संधि की तरफ कितनी धाराएं आ रही है, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है। तो इन धाराओं को लेना है I1 प्लस I2 प्लस I3 ले लिया आपने। संधि से जो दूर जा रही है वो है I4 धारा, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को माइनस में लेंगे, ये आ गया माइनस I4, और इसका टोटल मान 0 के बराबर है, जो कि ये हमारा सूत्र कह रहा है। ये जो समेशन है सिग्मा का निशान है, इसका अर्थ है सभी धाराओं का योग। लेकिन जब शब्द आ जाता है बीजगणितीय योग, इस शब्द को समझिए, इसका मतलब आप होता है कि आपने धाराओं को निशान के साथ लेना है। यदि कि संधि की तरफ आने वाली धाराओं को धनात्मक लोगे तो संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेंगे, और आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं। संधि की तरफ आने वाली धाराओं को ऋणात्मक ले लीजिए, दूर जाने वाली को धनात्मक ले लीजिए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर किसके हो गया, I4 के हो गया। यहां से हम एक और नियम निकाल सकते हैं। क्या नियम निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं अर्थात
हम लिख सकते हैं संधि की तरफ आने वाली धाराएं, संधि की ओर आने वाली धारा वाली कुल धारा बराबर होगी संधि से दूर जाने वाली कुल धारा के। तो ये बात आपको क्या होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि संधि की ओर आने वाली धाराएं संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है, और यही हमारा कहलाता है किरचॉफ का कौन सा नियम, हम कह सकते हैं फर्स्ट लॉ। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि किरचॉफ के इस नियम को हम KCL से भी रिप्रेजेंट करते हैं, KCL, यानी कि K का मतलब किरचॉफ, C मतलब होता है करंट, और L मतलब होता है लॉ। इसे कहा जाता है किरचॉफ करंट लॉ, क्योंकि ये धाराओं से संबंधित है, इसलिए इसको KCL नियम भी कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो नियम होता है यह सिद्ध करता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत को। किसको सिद्ध करता है, यह नियम, ध्यान रखना, यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत को सिद्ध करता है, सिद्धांत को सिद्ध करता है। तो मुझे लगता है अब ये जो पहला नियम है इसकी पूरी डिटेल आपको जानकारी हो गई होगी, कहीं पर कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं हो। आप जानते हैं जो धारा होती है वह वास्तव में आवेशों का प्रवाह है। जब ये कहता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत को सिद्ध करता है, इसका मतलब जितना आवेश इस संधि की तरफ आ रहा है उतना ही आवेश यहां से दूर जा रहा है, संधि पर कोई आवेश कोई धारा संचित नहीं हो रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत को सिद्ध करता है। तो ये हो गया किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अब समझते हैं सेकंड लॉ को। सेकंड लॉ, दूसरा नियम, जिसे बंद पाश का नियम या पाश का नियम कहा जाता है, यानी कि जिसे मैश या लूप रूल भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा इसी किरचॉफ के दूसरे नियम को हम KVL से भी प्रदर्शित करते हैं, KVL यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी निरूपित किया जाता है, यह भी कहा जाता है। क्या नियम ये कहता है, कैसे किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पाश में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध, मतलब उसी जो हमारी कह सकते हैं एक खंड होगा उसमें बहने वाली धारा और उसमें जो प्रतिरोध होगा, उन दोनों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पाश में उपस्थित सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो मुझे पता है आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन अभी स्पष्ट हो जाएगा। मैं एक डायग्राम यहां पर बना रहा हूं। डायग्राम हम इस प्रकार से बना लेते हैं, हमने इस प्रकार से बनाया, ये एक सेल ले लिया, यहां पर हमने एक इस प्रकार से एक लूप ले लिया, यहां पर एक दूसरा सेल ले लिया, यहां पर एक और प्रतिरोध ले लिया, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध R1 ले लिया, इस प्रतिरोध का मान R2 ले लिया, ये सेल का विद्युत वाहक बल E1 ले लिया, इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 ले लिया, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर तीसरे में हमने एक और प्रतिरोध यहां पर इस प्रकार से लगा दिया, और ये प्रतिरोध हमारा क्या है, R3 है। एक एक चीज समझिएगा। अब हमने कहा इसमें जो धारा प्रवाहित होगी किस प्रकार से प्रवाहित होगी, ये धन सिरा है बैटरी का, ऋण टर्मिनल है, तो इधर से धारा जाएगी, तो धारा का मान कितना है, I1 मान लेते हैं। ऐसे E2 से जो धारा निकल रही है ये भी धन टर्मिनल है, ऋण, तो किसी परिपथ में जो विद्युत धारा होती है वो सेल के बाहर धन टर्मिनल से निकलती है, ऋण की तरफ जाती है। इस नियम को ध्यान रखिएगा। तो इस धारा का मान क्या है, I2। तो अब यहां से धारा इधर आई और ये भी धारा इधर आई, तो आप इस बिंदु पर थोड़ी सी बात को समझिएगा। यहां पर किरचॉफ का पहला नियम लगेगा जिसे हम कहते हैं संधि नियम। तो यहां से जो धारा आ रही है, ये वाली धारा यही आ रही है, तो ये है I1। यहां से जो धारा आ रही है I2। तो दो धाराएं आ रही है संधि की तरफ, तो जाने वाली जो तीसरा जो हिस्सा होगा यहां से निश्चित रूप से यहां से धारा बाहर की ओर निकलेगी, क्योंकि कोई दूसरा तार नहीं है। तो इसलिए यहां पर जो बहने वाली जो धारा होगी उसका टोटल मान हो जाएगा I1 प्लस I2 के बराबर होगा। यही धारा इस तरीके से बहेगी, तो यहां पर धारा का मान क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। फिर यहां किरचॉफ का नियम लगेगा, संधि नियम। यहां पर I2 धारा इस खंड में बह रही थी, तो यहां से I2 धारा इधर चली जाएगी और I1 धारा यहां से इधर की ओर चली जाएगी। ये I1 धारा बहेगी और यही बह करके इस प्रकार से बहेगी। तो पहले तो किसी परिपथ में यदि सेल लगे हो तो आपको धाराओं के मान को किस दिशा में होगी, कैसे चलेगी, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर होगी बात। अब समझिए बंद पाश का नियम क्या नियम है।
हम कोई बंद पाश जब लेते हैं, बंद पाश मतलब कोई भी एक, हमारा ये सर्किट है, इसके कोई भी एक बंद हिस्सा ले लेना है परिपथ का। जैसे मैं यहां पर नाम दे देता हूं इसको, ये बिंदु हो गया ए, ये बिंदु हो गया बी, ये बिंदु हो गया सी, और ये वाला बिंदु हो गया डी। ये वाला बिंदु मान लेते हैं, ये वाला बिंदु है ई, और ये वाला बिंदु है एफ। तो कितने बंद पाश हो गए? ए बी सी डी ए, एक बंद पाश। हम कहें डी सी एफ ई डी, दूसरा बंद पाश। तीसरा ए बी एफ ई ए, ये भी एक बंद पाश। तो एक बंद पाश लेकर के उसमें इस नियम को आपको लगा करके मैं दर्शा रहा हूं। तो मैं ले रहा हूं बंद पाश ए बी सी डी ए से, तो लिखते हैं बंद पाश ए बी सी डी ए से। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो बंद पाश लेंगे उसको क्लोज करने के लिए केवल ए बी सी डी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ए से शुरू करा तो ए पे ही खत्म होगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ए पर दोबारा आपको उसी बिंदु तक पहुंचना है, तभी वो पाश बंद पाश हो। पहली बात का ध्यान रखना। तो बंद पाश ए बी सी डी ए से, इससे लेते हैं। अब नियम क्या कह रहा है? किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। तो पहले इतना निकालना है। स्टार्ट करते हैं। मैं किस दिशा में चल रहा हूं? मैं इस दिशा में चल रहा हूं, पहले ए से लेके बी तक की तरफ, मैं ए से बी चल रहा हूं। तो मैं ए से बी की तरफ गया तो प्रतिरोध का मान क्या है? R1, और धारा का मान क्या है? I1। तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो गया? I1 R1। लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझिए, मैं जा रहा हूं ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, लेकिन धारा जा रही है बी से ए की तरफ, मेरे चलने की विपरीत दिशा में चल रही है। मैं ए से बी जा रहा हूं, धारा बी से ए जा रही है, इसलिए धारा के निशान को माइनस के साथ लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा -I1। क्लियर हो गया? अब चलिए दूसरे खंड, बी से लेके सी की तरफ। बी से सी में कोई प्रतिरोध नहीं है, केवल धारा है, तो इसे छोड़ दीजिए। फिर आइए सी से लेके डी की तरफ। मैं इस दिशा में चल रहा हूं और धारा भी इसी दिशा में चल रही है, I2, सी से लेके डी की तरफ, और संगत प्रतिरोध है R2, तो ये आ जाएगा I2 इंटू R2। और जिस दिशा में मैं चल रहा हूं धारा भी उसी दिशा में, इसलिए इसके निशान आएगा धनात्मक। तो ये बंद पाश पूरा हो गया। फिर डी से ए की तरफ जाएंगे तो कोई प्रतिरोध नहीं है, इसलिए I गुणा R का गुणनफल 0 हो जाएगा। अब इस पूरे बंद पाश में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, यानी कि निशान के साथ हमने वो ज्ञात कर लिया। बराबर लिख देंगे। आगे स्टेटमेंट चलते हैं। गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। उस बंद पाश में जितने भी सेल हैं उनके विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। इस चीज को ध्यान से समझना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फिर से मैं बंद पाश में चलूंगा ए से बी की तरफ। ए से बी की तरफ गया, अब मुझे प्रतिरोध नहीं देखने, केवल सेल देखना है। ध्यान रखें, सेल है यहां पर E1। जब भी आप मैं तो ए से बी की तरफ चल रहा हूं ना, यानी कि मेरे चलने की दिशा क्या है ये, तो मैं बैटरी के धन टर्मिनल से जा रहा हूं सेल के भीतर और ऋण टर्मिनल से बाहर निकल रहा हूं। तो हमेशा बैटरी का विद्युत वाहक बल या सेल का विद्युत वाहक बल कैसे लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि सेल के भीतर धारा की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, कैथोड से एनोड की तरफ होती है, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ होती है, जबकि मैं क्या जा रहा हूं? बैटरी के भीतर जा रहा हूं धन से ऋण टर्मिनल की ओर। इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल E1 किस में आएगा? माइनस में आएगा। यह ध्यान रखना बस बात। सेकंड, ए से बी में हमें सेल मिल गया, बी से सी में कोई सेल नहीं है, सी से डी में मैं चलूं तो मैं किस दिशा में चल रहा हूं? मैं इस दिशा में चल रहा हूं। तो मैं पहले बैटरी के ऋण टर्मिनल से मैंने सेल के भीतर प्रवेश किया और धन पर बाहर निकल रहा हूं, और मैंने कहा यही क्या होती है? धारा की दिशा होती है सेल के भीतर। तो सेल के भीतर यही धारा की दिशा होती है, इसलिए E2 का मान क्या आ जाएगा? धनात्मक आ जाएगा। और यह हमारी समीकरण बन जाएगी जिसे हम कहते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ से बंद पाश के नियम की जो समीकरण होती है। आसान है, बहुत इजी है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको समझ सकते हैं। आसान है बच्चों, थोड़ा फोकस करोगे इजीली समझ में आएगा। ये जो नियम है इसे KVL लॉ कहते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, परीक्षा में पूछे जाने वाला जो प्रश्न है वो यह होता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण को सिद्ध करता है? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। ऊर्जा संरक्षण
के नियम को सिद्ध करता है, सिद्ध करता है। तो इस प्रकार से आप किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम को समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में ये जो टॉपिक है इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें यदि केवल इतना पूछा जाता है बहुत बार कि किरचॉफ का प्रथम नियम या द्वितीय नियम किसके संरक्षण को सिद्ध करता है, तो ये 1 नंबर का प्रश्न आता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है किरचॉफ के नियम बताइए, तो किरचॉफ का नियम 2 नंबर से 3 नंबर के बीच पूछा जाता है। यदि किरचॉफ के नियम के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं तो वह आपके 2 नंबर से 5 नंबर के बीच कुछ भी आ सकते हैं। तो बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को जरूर तैयार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए नियम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।